देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12:30 बज चुके हैं। आज फिर एक बार आपके सामने YouTube लाइव में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली 5 जगहों पर हमने पूरी रात बिताई, पर हमें कोई डरावनी बात नज़र नहीं आई और ना ही कुछ सुनाई दिया। इसके साथ हमारा यकीन और ज़्यादा मजबूत हो चला है कि भूत प्रेत आत्मा सब कुछ बकवास है। ना इनका कोई वजूद है और ना ही ये कहीं मौजूद है। तो मैं आज इस नई जगह पर पहुंचा हूं। शर्त के मुताबिक हर बार की तरह यहाँ पर रात बितानी है। तो आप तैयार हो इस न्यू एडवेंचर के लिए? तो इंटरनेट कनेक्शन कटने से YouTube पर कल रात अपलोड की हुई वो वीडियो एक ही जगह पर रुक गई। उसने मोबाइल की स्क्रीन बंद की और मोबाइल वैसे ही अपने हाथ में पकड़कर कार की खुली हुई खिड़की से उदासी भरी निगाहों से बाहर झांकने लगी। सुबह के करीब 10 बज चुके थे। सूरज की हल्की सुनहरी धूप जंगल में चारों ओर फैली हुई थी। उसी जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क पर सफ़ेद रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ते दिखाई दे रही थी। कार के अंदर बैठे कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां जंगल के उस सन्नाटे को बिना कुछ बोले नज़रों से ही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें सबसे अजीब बात ये लग रही थी कि उस जंगल में इतना सन्नाटा होने के बावजूद भी किसी भी जंगली जानवर की आवाज़ या आहट महसूस नहीं हो रही थी और ना ही पंछियों की आवाज़ आ रही थी। इंसान तो क्या, मानो जंगली जानवर और पक्षी भी उस इलाके में आने से डरते थे। उनकी कार एक जगह आकर रुकी और धीरे धीरे सभी दोस्त कार से बाहर निकलने लगे। सब हैरान नज़रों से सिर्फ चारों ओर देख रहे थे। उनके सामने एक बड़ा सा आलीशान बंगला था और इलाके को गौर से देखते हुए सभी चलते चलते बंगले के गेट के अंदर आए और सीढ़ियां चढ़कर सभी दोस्त दरवाजे के बाहर रुक गए। उनमें से एक लड़के ने सामने वाला पुराना लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से जैसे ही अंदर की ओर धकेला, चर्र की आवाज़ करते हुए वो दरवाज़ा आधा ही खुल गया। बंगला पुराना होने के बावजूद भी काफ़ी खूबसूरत था। दीवारों का रंग काफ़ी फीका पड़ चुका था। शायद कई सालों से वो इसी तरह आग उगलती धूप, हड्डियां जमाने वाली ठंड और मूसलाधार बारिश को अरसे से झेलते हुए भी शान से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा था। राहुल, एक दोस्त ने आवाज़ लगाई और बंगले के भीतर चारों ओर नज़रें घुमाते हुए चलने लगा। उसकी आवाज़ खाली बंगले की सुनसान पड़ी दीवारों से टकराकर अंदर ही अंदर घूमने लगी। तभी उसकी दूसरी दोस्त सोनाली भी आवाज़ लगाते हुए बंगले के भीतर बढ़ने लगी। बंगले के अंदर एक अजीब सा जानलेवा सन्नाटा फैला हुआ था। दिन का उजाला होने के बावजूद सभी को अजीब सा डर लग रहा था। 3 लड़के और 2 लड़कियां अपने दोस्त को उस बंगले के हर एक कमरे में, बाथरूम में, लकड़ी की अलमारी में, मतलब जहां भी छुपने की जगह है वहां ढूंढने की कोशिश करने लगे। पर राहुल वो कहीं भी नहीं मिला और ना ही उसके होने की कोई निशानी उन्हें मिल रही थी। उसका मोबाइल तो कल रात से ही बंद था, साथ ही डिजिटल कैमरा, सब कुछ गायब था। ढूंढ ढूंढ कर सब परेशान हो गए। नाराज होकर खाली हाथ सब दरवाजे से बाहर निकले। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। तभी जैसे उन्हें कोई उस बंगले के नीचे बने तहखाने के बंद झरोकों से देखने लगा। काले अंधेरे में हल्की सी रोशनी
वो लाल आंखें काफ़ी डरावनी लग रहे थे। वो आंखें सभी दोस्तों को घूरे जा रहे थे, पर बंगले के नीचे उस जगह किसी का ध्यान नहीं गया। सब आपस में बातें करते हुए अपनी कार में बैठ गए। सभी ने दोबारा एक नज़र पूरे इलाके को गौर से देखा। दूर दूर तक घना जंगल, छोटे बड़े पेड़ों के बीच कांटों से भरी झाड़ियाँ, जंगल के सन्नाटे में हवा के हल्के झोंकों से पेड़ों के पत्तों की सरसराहट, सब कुछ इतना खामोश था जैसे किसी कागज़ पर बना चित्र। ये देखकर विवेक ने कहा, यार दिन के उजाले में तुम लोगों के साथ होने के बावजूद भी मुझे डर लग रहा है। राहुल अकेला पूरी रात इस जगह पर कैसे रहा होगा? उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर सचिन ने गाड़ी शुरू की। जंगल की कच्ची सड़क से उनकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और पीछे बैठी सोनाली ने एक नज़र उस बंगले पर डाली। वो वीरान पड़ा बंगला कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था और उस तहखाने से वो आंखें अभी भी सोनाली को घूरे जा रहे थे। सर, हमारा दोस्त राहुल वो लापता हो गया है। सभी दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचे। विवेक ने थोड़ी डरी सहमी आवाज़ में इंस्पेक्टर साहब को बताया। गायब हो गया का क्या मतलब है? इंस्पेक्टर साहब ने शक भरी नज़रों से सबकी ओर देखा। विवेक ने एक एक बात इंस्पेक्टर साहब को बताई। बगल की कुर्सी पर बैठी सोनाली को अपना सिर पकड़े रोता देख राधिका ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। विवेक की सारी बातें सुनकर इंस्पेक्टर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे पीछे सरकते हुए छत पर धीरे धीरे घूमने वाले पंखे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले, शर्त? हाँ, शर्त। अकेले रात बिताने की शर्त, वो भी ऐसी जगह पर जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी ना हो। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सब इस तरह से चुपचाप खड़े थे जैसे वो खुद को ही कसूरवार मान रहे हों। इंस्पेक्टर साहब ने दोबारा से सबकी तरफ देखा और हवलदार से कहा, हवलदार, इनकी FIR रजिस्टर कर लो। आप लोग जा सकते हो। अगर कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर बताएंगे। सर प्लीज़ कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सोनाली की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिक्र मत कीजिए, वैसे राहुल के घर वालों को उसके लापता होने की जानकारी है। इंस्पेक्टर साहब की बात सुनकर सभी गंभीरता से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। नहीं, पर उसके घर वाले सुबह से हमें कॉल कर रहे हैं राहुल के बारे में पूछने के लिए। विवेक ने कहा। तो तुम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। अगर सच बता देते तो राहुल के घर वाले उसके लापता होने के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। वैसे भी उसके लापता होने के लिए तुम लोग ही जिम्मेदार हो ना? नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। उसने तो इंटरनेट पे इस बंगले के बारे में जानकारी ली थी। उसे भूतिया चैलेंज लेने का और ऐसी जगहों की जांच पड़ताल करने की आदत थी। इससे पहले भी उसने कई बार ऐसी अजीबोगरीब जगह की जांच पड़ताल की है। YouTube पर आप उसका चैनल भी देख सकते हैं। बोलते हुए विवेक ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। YouTube पर वीडियो सर्च करते हुए इंस्पेक्टर साहब के सामने अपना मोबाइल रख दिया। ये देखिए सर। विवेक ने वीडियो ऑन कर दिया। वीडियो में राहुल रात के अंधेरे में किसी सुनसान जगह चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई पुराना खंडर बनाम गोदाम नजर आ रहा था। उसके हाथ में डिजिटल कैमरा लेकर राहुल हर एक चीज़ रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रहा था। साथ ही वो उस जगह और वक्त के बारे में जानकारी भी दे रहा था। तो ये है तुम्हारा दोस्त राहुल। इंस्पेक्टर साहब की करारी आवाज़ सुनकर सभी ने हाँ में गर्दन हिलाई। इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ी देर वीडियो देखा और फिर वीडियो बंद करके कहा, ये मेरे बेटे की उम्र का है।
तुम लोगों ने उस बंगले के पास जाकर तलाशी ली, थोड़ा ढूंढने की कोशिश वगैरह की? तो इस पर सभी ने कहा, सर हमने सब तरफ देखा मगर हमें कुछ भी नहीं मिला। इस पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, अच्छा एक काम करो, चलो मेरे साथ, एक बार और अच्छी तरह से ढूंढते हैं, फिर मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो सभी इंस्पेक्टर साहब के साथ उस बंगले के पास पहुंचे। इंस्पेक्टर साहब ने सबसे पूछा, तुम लोगों ने कहाँ कहाँ देखा था? तो फिर सब ने अपनी अपनी दिशा बताई, जहाँ जहाँ वो लोग पहले से राहुल को ढूंढ चुके थे, मगर उन्हें राहुल वहाँ नहीं मिला। तो फिर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, चलो एक बार फिर से ढूंढो, अगर मिल जाए तो बढ़िया है, यहीं कहीं होगा, कहीं नहीं गया होगा। जिसके बाद वो लोग वापस से पूरे बंगले में राहुल को हर तरफ ढूंढने लगे, मगर इस बार भी राहुल किसी को भी कहीं नहीं मिला। तभी सोनाली ने इंस्पेक्टर साहब को कहा, सर हमने उस तहखाने में कभी नहीं देखा। तो इस पर इंस्पेक्टर साहब ने कहा, मगर राहुल उसके अंदर कैसे हो सकता है? तहखाने का ताला तो बंद है बाहर से, उसके अंदर वो कैसे जाएगा? मगर फिर भी एक बार शक दूर करने के लिए ताला तोड़कर सब लोग अंदर पहुंचे। वो तहखाना पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां कहीं पर भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। सबने अपने जेब से मोबाइल निकाली और फ्लैशलाइट की रोशनी से आगे बढ़ने लगे। उस तहखाने में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी, एक ऐसी बदबू जैसे मरे हुए चूहों की होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही। बहुत ही ज़्यादा महक रहा था वो तहखाना। किसी तरह से वो लोग अपने नाक पर हाथ रखकर उस तहखाने के अंदर पहुँचे और फिर उन्होंने वहाँ जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। राहुल का डिजिटल कैमरा वहीं पास ही में सेटअप किया हुआ था और राहुल वहीं एक कोने में लाश की तरह बेजान पड़ा था। शायद वो बेहोश था। सब लोग खुश तो थे ही, मगर जैसे ही वो लोग दौड़कर राहुल के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। उसका शरीर एक ही दिन में बहुत बदल चुका था, वो बहुत ही पतला हो चुका था। सबने सहारा देकर राहुल को उठाया, मगर उसे होश ही नहीं आ रहा था। किसी तरह से वो लोग राहुल को वहाँ से लेकर अपनी कार में गए और वहाँ उसे पानी मारकर जगाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद राहुल को होश आया। वो बहुत ही डरा हुआ नजर आ रहा था। वो अपने दोस्तों को देखकर भी डर रहा था। उसे जैसे कुछ होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा था। किसी के कुछ भी पूछने पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप जैसे सुन्न सा पड़ गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिसके बाद वो लोग वापस से उस तहखाने में गए और उसके कैमरा सेटअप को लेकर वापस अपनी कार के पास आए। अच्छी बात यह थी कि कैमरा की रिकॉर्डिंग चालू थी। उन्होंने वापस से कैमरा की रिकॉर्डिंग को चेक किया तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर साहब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा कि राहुल उस तहखाने में पहुंचा। उसने अपने कैमरे को सेट किया और वहां पर बैठकर किसी भूत प्रेत या आत्मा के आने का इंतज़ार करने लगा। मगर तभी अचानक से राहुल अपने आप ही हवा में उड़ने लगा। उसका शरीर इतना हल्का हो गया कि वो हवा में तैर रहा था और फिर वो इधर से उधर दीवार से टकराने लगा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर राहुल हवा में कैसे उड़ सकता है। मगर तभी उन्होंने जो देखा उनके होश उड़ गए। फिर उस तहखाने से नीचे उतरकर एक काला साया आया
और फिर उसने राहुल के कंधे पर दांत गड़ाकर कुछ किया और फिर थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो गया। सबने राहुल के कंधे को चेक किया तो वहां पर 2 दांतों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर का खून चूस लिया हो। उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। फिर सभी लोग उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और फिर वहां उसका इलाज चला। गनीमत रही कि राहुल सही सलामत बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। मगर वो सब क्या था उस बंगले में, उस तहखाने में, और वो काला साया, ये किसी को भी समझ नहीं आया। मगर उस दिन के बाद से राहुल ने कभी भी ऐसी शर्तें लगाना बंद कर दी, हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैंने इस छोटे से घर को कुछ दिन पहले ही किराए पर लिया है। हालांकि घर छोटा ज़रूर है, मगर ये जगह काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई। ऐसी ही जगह मुझे हमेशा के लिए पसंद थी। मैं हमेशा से एक ऐसी शांत जगह पर रहना चाहता था। अच्छा ये था कि ऐसी शांत जगह पर रहकर पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा था। मगर वो उस एक रात को छोड़कर, उस एक रात ने मेरी जैसी ज़िंदगी ही बदल दी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उस रात मैं अपने उस छोटे से घर में खिड़की के पास बैठा टेबल पर पढ़ाई ही कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे खिड़की के बाहर उन पेड़ों के पास से खड़े होकर मुझे अपने हाथ से इशारा कर रहा हो। मैंने एक बार गौर से बाहर नज़र दौड़ाई तो महसूस हुआ कि सच में वहाँ कोई खड़ा है और मुझे ही अपना हाथ दिखाकर इशारा कर रहा है। इशारा ऐसा था जैसे कि वो मुझे बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि आखिर कौन हो सकता है इतनी रात का। यहाँ आसपास तो मेरे इस छोटे से घर के अलावा और कोई घर भी नहीं है, तो फिर ये कौन होगा। खैर जो भी हो, मैंने भी वापस से वहीं पर खिड़की पर बैठे बैठे उसे आवाज़ दी, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। बस वो शख्स अपना हाथ हिलाए जा रहा था और मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने भी सोचा क्यों ना एक बार बाहर चलकर ही देख लूं कि आखिर वो चाहता क्या है मुझसे। ये सोचकर मैं अपने घर से बाहर निकला और फिर उस आदमी की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही मैंने उस आदमी की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया और सिर ऊपर उठाया तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो शख्स वहाँ पर अब था ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी जल्दी गया तो गया कहाँ। अभी तो मुझे बाहर बुला रहा था। खैर मुझे लगा शायद मेरा वहम हो। मैं वापस से अपने रूम में गया और खिड़की से बाहर देखा, मगर वो शख्स वहीं पर खड़ा था और अभी भी मुझे हाथ का इशारा देकर बाहर बुला रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मैं बाहर गया तब तो वो वहाँ से गायब हो गया, फिर जब मैं अंदर आया तो ये यहीं पर है। ऐसा कैसे हो सकता है। ये सोचकर मैं वापस से बाहर निकला, मगर इस बार भी वो शख्स गायब था। मैं वापस खिड़की के पास आया तो वो वहीं पर था। मुझे कुछ तो अजीब लग रहा था, मगर क्या है ये सब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि वो शख्स जो कोई भी है वो इंसान नहीं है, क्योंकि इंसान इतनी जल्दी गायब नहीं होते हैं। मैंने खिड़की बंद की और चुपचाप अपने पलंग पर जाकर लेट गया। मैंने उस दिन के बाद से अगली सुबह वहाँ के आसपास के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि वो जगह अच्छा नहीं है।
उस दिन के बाद से मैंने तुरंत ही वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।